हम बात करने वाले, मैं एक एक पॉइंट को आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि इस अवधि में आपकी दिनचर्या क्या हो, और दूसरी बात, इस अवधि में आप अभ्यास का क्या करें, ठीक है। तीसरी बात कि रिवीजन का क्या करना है, आपको किस तरह से करना है। और चौथी बात कि इस समय आपको सामग्री किस प्रकार से हैंडल करनी है, और इसके अलावा समय का प्रबंधन कैसे करना है। तो ये सारी बातें हम इसमें अभी आज देखेंगे। और आज से ठीक एक महीने बाद अभी आज तारीख है 14 नवंबर, और 14 दिसंबर को आप मुझे याद करवा देना, मैं आऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि पेपर को सॉल्यूशन कैसे करना है, एग्ज़ाम हॉल में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। उसके लिए मैं 14 दिसंबर को आपको बताऊँगा। उससे पहले आप एक महीने की बातें जो है वो कर देता हूँ। तो पहले सत्र में इस बिंदुओं पे बात करेंगे, और दो ही सत्र में मिला के बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ दिनचर्या पे कि इस अवधि में आपका टाइम टेबल क्या रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर जैसे मान लो कि आपकी 2 दिन पढ़ाई छूट जाती है, तो आप इतने अस्त व्यस्त हो जाते हैं, आप मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वापस पटरी पे पढ़ाई नहीं आ पाती है। तो बेहतर ये होता है कि आपका दिनचर्या सबसे बढ़िया होनी चाहिए। तो दिनचर्या जब बढ़िया होती तभी व्यक्ति थोड़ा सकारात्मक रह पाता है। आप नोट करना, आप कहीं से 2 दिन चले जाओ कहीं पे, ठीक है, वापस तीसरे दिन आओगे ना तो आपको इतना बुरा फील होगा कि पता नहीं क्या कुछ खो गया है हमारा, और आप वापस उस रिदम में नहीं आ पाते हो, ठीक है। तो दिनचर्या जो है वो लास्ट एक महीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ठीक करनी, ठीक है। तो दिनचर्या को व्यवस्थित कैसे रखना है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको आवागमन बंद कर देना चाहिए। आवागमन बंद कर दो, मतलब कहीं आना जाना नहीं अभी। क्यों? क्योंकि आप आना जाना करोगे तो इससे क्या होगा कि डिस्टर्बेंस होगा, और ऐसे समय में ये बहुत लास्ट का जो समय होता है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। और ऐसे समय में अगर आप कहीं आओगे, जाओगे, सामाजिक उत्सव, सोशल वगैरह होंगे, तो आप मेंटली इतने डिस्टर्ब होंगे कि आप वापस गति आते-आते 2-3 दिन और लग जाते हैं। तो 5-6 दिन का सीधा डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। और लास्ट का 1 महीना, अब एक-एक मिनट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो आपका आवागमन बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपका ये जो सोशल साइट्स पे है आपके, या यूँ कहिए कि जो भी आप सोशल ये यूट्यूब वगैरह जितने भी हैं, यूट्यूब है, चाहे आपकी ये फेसबुक है ना, ये, और इसके अलावा जितना भी है, ये सारी चीज़ें बहुत कम कर दो, बहुत कम। मतलब ये है कि अवॉइड करो इसको। फिर भी अवॉइड क्यों करना है? क्योंकि कई बच्चे आएंगे कि एग्ज़ाम आगे बढ़ रहा है, कई बच्चे ऐसे आएंगे कि पेपर आउट हो रहे हैं सारे, कई बच्चे ऐसे आएंगे कि ओबीसी के कारण पोस्ट नहीं मिलेगी, कोई बच्चा आपकी कोई नई बात लेके आएगा मार्केट से। तो इन खबरों में आप अगर इस सोशल साइट से इसी खबरों में रहोगे तो आपका ध्यान डाइवर्ट होता रहेगा, और आपकी एनर्जी अगर किसी और वे में जाएगी ना तो आप किताबों में अपनी ऊर्जा दे नहीं पाओगे। तो प्रयास ये करो कि इन चीज़ों से बचो आप, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत देखो, आप बिल्कुल सोशल साइट से दूर हो नहीं सकते, लेकिन लिमिट कर सकते हो आप। कई सारे नोट्स आएंगे इस समय, कई सारी पीडीएफ घूम घूम के आएगी कोचिंग्स की, कई सारी चीज़ें इधर उधर से आएगी, कोई काम की नहीं है। आप अपने मटेरियल पे विश्वास कीजिए और पढ़ते जाइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से अब बच के रहना। ये सारी की सारी ध्यान डाइवर्ट करने वाली चीज़ें, और जो अच्छे बच्चे हैं जो बहुत गंभीर है, उन्होंने या तो इनको अनइंस्टॉल कर लिया है, और या इनको लिमिटेड कर लिया है। मतलब दिन में आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया काम ये करिए ताकि आप अपनी दिनचर्या इससे प्रभावित होती है। सुबह उठते फ़ोन ऑन कर दिया, 15 से 20 मिनट कैसे इस फेसबुक, यूट्यूब पे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। आप किस काम से फ़ोन खोला था, उस काम को करने के लिए आपको दूसरी बार फिर फ़ोन खोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहली बार जब फ़ोन अपन ओपन करते हैं तो वो सारे नोटिफिकेशन देखते-देखते हम भूल जाते हैं कि हमने फ़ोन क्यों ऑन किया था। फिर दूसरी बार फ़ोन खोल के देखते हैं कि हम किस लिए फ़ोन खोल रहे हैं। तो 1 घंटा, 2 घंटे इतने जल्दी निकल जाते हैं सोशल साइट्स पे, डूब के हम उसको देखते हैं चीज़ों को। तो आपकी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। जैसे सुबह 6 बजे उठे, 7 बजे उठ के अगर 1-2 घंटे ही फ़ोन पे खत्म हो गए ना, तो पूरा दिन दिमाग खराब रहेगा कि यार सुबह-सुबह समय खराब कर दिया। तो ये दिनचर्या को प्रभावित करता है, ये सारे सोशल साइट्स। इन चीज़ों से दूर रहिए।
तीसरी बात, नकारात्मक लोग जितने भी हैं उनसे दूर रहिए, नकारात्मक से दूर रहो। क्यों? क्योंकि ये लोग आपको इतना डरा देंगे कि आपकी बढ़िया तैयारी होने के बावजूद भी आप कॉन्फिडेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि जैसे नेगेटिव पीपल्स जो आपको मिलेंगे, कई देखो मार्केट में 10 में से 9 स्टूडेंट नेगेटिव है, उनसे जैसे संपर्क में आओगे, हालांकि इतनी कट ऑफ भी नहीं रहती, सब कुछ चीजें सामान्य है। कोई कहेगा विद्या संबल आ गई, अब वापस भर्तियां नहीं आएगी, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस, देखो झूठ इतना कॉन्फिडेंस से बोला जाता है, सच बेचारा बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया तय कर लेता है। तो वो मार्क ट्वेन का कथन है शायद कि जब तक सच जूते पहनता है तब तक झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर चुका होता है। तो इससे होता क्या, ये सारे लोग क्या करेंगे, ऐसे झूठी बातें करेंगे जिससे आप इतने परिपक्व नहीं होते हैं कि उन चीज़ों को पचा पाओ, डाइजेस्ट कर पाओ, नहीं हो पाते और आप अपने आप को प्रभावित करते हो। इसलिए कोशिश करो कि इन सारी चीज़ों से दूर अपने मटेरियल के पास में रहो। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आप जहाँ कहीं भी अध्ययन कर रहे हैं, अब आप जगह बदले नहीं। ठीक है? वो आवागमन में आ जाएगा। आप लाइब्रेरी में हैं तो लाइब्रेरी में रहें, जिसमें हैं उसी में रहें, आप कमरे में बैठे हैं तो वहीं रहें, आप घर बैठे हैं तो वहीं रहें। ऐसा नहीं है कि अब 1 महीना रहा है मैं अभी जयपुर चला जाऊं या झुंझुनू चला जाऊं, मैं वहां चला जाऊं, ऐसा मत करो। अभी आप जहां हो वहीं रहिए। ठीक है? तो अभी आप ऐसे बदलाव करोगे तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी। एक तो हो गया दिनचर्या का, क्योंकि दिनचर्या व्यवस्थित होगी तभी आप पॉजिटिव रहोगे, पहली बात। दूसरी बात, अभ्यास। अभी इस समय आपके पास अभ्यास के 2 विकल्प है। एक है टेस्ट सीरीज। ठीक है? टेस्ट सीरीज, देखो टेस्ट सीरीज जो है वो राजस्थान भर की जितनी भी टेस्ट सीरीज है मोस्टली सारी इररिलेवेंट है, मतलब अप्रासंगिक है। मतलब ये कि वो आरपीएससी के पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाती, हम भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग 100 प्रश्न बनाते हैं तो 100 के 100 टफ बनाते हैं। ठीक है? आरपीएससी ऐसा नहीं बनाती। मैं हमेशा कहता हूँ कि सक्सेस पॉइंट की जो टेस्ट सीरीज चलती है उसमें कोई बच्चा अगर 50% नंबर लाता है तो परीक्षा में वो 70% लाएगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पेपर ही टफ बनता है। मैं थोड़ी बनाता हूँ, सारी टीम बनाती है, तो मैं तो फिर भी कहता हूँ कि थोड़ा सरल बनाया करो, लेकिन मास्टर की प्रवृत्ति होती है, जब बनाने बैठता है तो वो वही बनाता जो उसको नहीं आता है। तो टेस्ट सीरीज अगर आप बहुत मजबूत है मेंटली, आपको टेस्ट सीरीज के स्कोर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप टेस्ट सीरीज देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज के स्कोर को देख के डर रहे हैं कि पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा, आपका हौसला गिर रहा है, आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, मोरल गिर रहा है, तो आप टेस्ट सीरीज कृपया करके ना दें, क्योंकि टेस्ट सीरीज का स्कोर मायने नहीं रखता। टेस्ट सीरीज सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि आप पढ़ते रहो, उसके अकॉर्डिंग नियमितता आपकी बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, आपको पेपर अटेंड करने का तरीका आ जाए, आप ऑप्शन को फंसाने की टेक्निक्स आ जाए, टाइम का मैनेजमेंट हो सके, इसलिए ये सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज वगैरह करवाई जाती है। तो आप उसको उस हिसाब से लें। इसके स्कोर में आपकी 50वीं रैंक लग रही है, 1000वीं रैंक लग रही, कोई मैटर नहीं करता। पहली रैंक टेस्ट सीरीज में आने वाले भी मैंने फेल होते देखे हैं और 650 रैंक वाले भी मैंने टॉप करते हुए देखे हैं। तो टेस्ट सीरीज डजंट मैटर नहीं करती। ठीक है? तो आप उस हिसाब से टेस्ट सीरीज दे रहे तो देते रहिए। तो एक तो अभ्यास का ये तरीका है, ये अपनाना चाहिए आपको। दूसरी बात है आपके पुराने पेपर। ठीक है? जो प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न पत्र हैं वो बहुत बेस्ट है, वो देखने चाहिए आपको। ठीक है? ये तो 100% देखने हैं। और तीसरा, कई पुस्तकें आती हैं अभ्यास हेतु। अब कोई भी पुस्तक लाओ आप भली, उन सारी पुस्तकों का भी अभ्यास करें। देखो अभ्यास बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लो कि पूरे दिन में 5-7 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, तो 5-7 घंटे पढ़ने के बाद में कम से कम आपको 5-10-15 मिनट का अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से आपका एक तो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, क्योंकि सवाल आता है आप कर पाते हो तो आपको लगता है कि हाँ पढ़ा हुआ फल तो दे रहा है। ठीक है? आपका कितना भी तनाव हो और 10 प्रश्न आपने एग्जैक्टली सीधे सीधे सही कर लिए ना, आपको अंदर से मन प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक है ना? तो टेस्ट अभ्यास जरूर करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रैक्टिस जो है वो एक प्रकार से व्यक्ति को पारंगत बना देती है। ठीक है? तो केवल किताब पढ़ के आप उपन्यास की तरह किताब पढ़ोगे ना, तो उसका उतना फायदा नहीं होगा जितना टॉपिक पढ़ने के बाद उसके 10 सवाल देखने से होता है। 10 सवाल देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार का परीक्षक बनाता है। नहीं तो आप उन चीजों पर गौर नहीं करोगे, और प्रश्न देखने के बाद आप गौर करना शुरू करोगे, अच्छा यहां से ऐसा सवाल बन सकता है। ठीक है? इसलिए रूटीन में
डाल दो उसको कि डेली 8 10 7 8 घंटे पढ़ रहे हो तो एक आधा घंटा 1 घंटा आप पीछे प्रश्न देख लो। तो मैं तो कैसे करता था, मैं जब भी पढ़ता था तो उस समय टॉपिक के साथ साथ पीछे किताब के प्रश्न होते थे उसी को सॉल्व कर लेता था, या कोई पुराना पेपर मिला फ्री बैठा हूँ संडे को तो उसको कर लेता था। तो ऐसे अभ्यास होता जरूर रहता था। ठीक है, अभ्यास बराबर कीजिए और आपके दिन का आधा घंटा 1 घंटा अभ्यास को डेली दीजिए। ठीक है, फिर बात आती रिवीजन की, और इसके बिना तो मैं कहूँगा कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपने कितना कुछ पढ़ा है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने उसका रिवीजन कितना किया है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जब ये ऐसा समय आ गया है जब आपको रिवीजन पे ज़्यादा बल देना चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड जैसा पोर्शन है तो निश्चित तौर पे आपने एक आधा बार सिलेबस तो कर ही लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। अगर नहीं किया तो अलग बात है, बाकी अगर कर ही लिया है तो रिवीजन करिए अब। ठीक है, आप कोशिश करिए कि अभी नई सामग्री ना पढ़े। अब नई सामग्री ऐसा उसको तुम सामग्री में देख लेंगे। अभी जैसे कोई ऐसा टॉपिक है जो छूट गया है, ठीक है, आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा तो उसको आप छोड़ दो, और अब आप रिवीजन पे पूरा बल दीजिए। और रिवीजन के लिए क्या करना है आपको, जो प्रथम प्रश्न पत्र है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ठीक है, 2 पेपर है आपके पास में, तो कम से कम 3 घंटे तो आप इसको दो ही दो, और इसके अलावा कम से कम 5 से 6 घंटे आप इसको दे दो सेकंड पेपर को। ठीक है, तो सुबह सुबह 3 घंटे का जो काम है वो आप फर्स्ट पेपर को स्टार्टिंग में दे दो, मॉर्निंग में 3-4 घंटे दे दो, और फिर पूरा दिन आप सेकंड पेपर को दो। ठीक है, इस तरह से रिवीजन करो। फर्स्ट पेपर में भी जैसे कोई चीज़ें आपकी बहुत बढ़िया पड़ी हुई है तो उसको छोड़ के दूसरी चीज़ें जो थोड़ी बहुत कमज़ोर है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लो कि वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो आपकी पढ़ी हुई है अच्छे से, तो उसको थोड़ा सा वापस रिमाइंड कर दो। या करंट अफेयर है तो अभी जैसे कई लोगों का नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी करंट अफेयर की कोई किताब ले लो मार्केट में, जैसे विनोद स्वामी जी की अच्छी किताब आती है तो नाथ पब्लिकेशन की, ऐसी कोई करंट की और भी होगी, 2-4 किताबें देख लो और इस तरह से उसको मैनेज करो कि पूरा पेपर आप पढ़ सको। मैं अभी ये नहीं बताऊंगा किस समय क्या पढ़ना, क्योंकि आप सभी अपनी अपनी स्ट्रेटजी से चल रहे हैं और मैं उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, और सेकंड पेपर को 5-6 घंटे रेगुलर दो। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, कई बच्चे फर्स्ट पेपर छोड़ देते हैं, कई बच्चे सेकंड छोड़ देते हैं, ऐसा मत करो। मॉर्निंग का जो सेशन है, सत्र है, उसको आप फर्स्ट पेपर को पूर्ण रूप से दे दो ताकि फर्स्ट पेपर बढ़िया होता जाएगा। और शाम का जो सत्र है, शाम का मतलब ये हुआ कि दोपहर के बाद से फिर आप सेकंड पेपर को दो और अच्छी तरीके से दो इसको। ठीक है, जैसे मुझे ज़्यादा हिंदी की इंग्लिश की जानकारी नहीं है, मैं एसएसटी का हूँ, मैं एसएसटी में मैंने 3 साल एसएसटी सेकंड ग्रेड के रूप में नौकरी भी करी, अच्छी रैंक से चयनित हुआ था। तो एसएसटी में जैसे 8 सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट है? 8 सब्जेक्ट है। अब इसमें से आपके 4 छोटे सब्जेक्ट है, 4 बड़े हैं। ठीक है, छोटे कौन कौन से हैं? जैसे पबेड है, ये छोटा सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी छोटा है, फिलॉसफी छोटा है, और टीचिंग मेथड ये छोटा है। और बड़े सब्जेक्ट कौन से हैं? जैसे हिस्ट्री है ना, इसके अलावा इकोनॉमिक्स है या जियोग्राफी है और या पॉलिटी है, ये बड़े सब्जेक्ट है। ठीक है, सभी में बराबर 20-20 सवाल आते हैं, मतलब 20 मतलब किसी में 18, किसी में 17, इस टाइप से, मतलब मोटा मोटा सब बराबर रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, एसएसटी वालों को मैं स्पेशली बताता हूँ, आप दिन में 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने ये ले लिए 2 सब्जेक्ट, पबेड और सोशियोलॉजी, अगर आपने पढ़ रखे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसको आप 2 या 3 दिन में पूरा कर लोगे, क्योंकि बहुत छोटे सब्जेक्ट है। और इसमें भी आप ध्यान रखो, इनमें जो सैद्धांतिक भाग है, जैसे पब्लिकेट है, पब्लिकेट में प्रशासन के सिद्धांत है, प्रशासन का, लोक प्रशासन का विषय के रूप में विकास है ना, व्यवहार, प्रशासनिक निर्णयन क्षमता वगैरह, वो सारे सैद्धांतिक भाग है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, क्योंकि वहाँ सवाल गलत भी हो सकता है और आया तो बिल्कुल सही भी हो सकता है, पूरा छूट भी सकता है। जैसे इकोनॉमिक्स है, डिमांड एंड सप्लाई का पोर्शन है, सैद्धांतिक है, उपभोक्ता फलन सैद्धांतिक है, इसके अलावा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है, जैसे उपभोक्ता संतुलन, और वो आपके सैद्धांतिक है। तो सैद्धांतिक भाग को ज़्यादा समय दें, व्यवहारिक भाग को थोड़ा कम समय दोगे तो भी चलेगा। जैसे व्यवहारिक भाग कौन सा, अब अर्थशास्त्र में व्यवहारिक भाग है, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, एचडीआई का इंडेक्स है, ग्रीन इंडेक्स है, सतत पोषणीय विकास है ना, साख सृजन वाली मॉनेटरी पॉलिसी वाला है, मुद्रा की पूर्ति का है, ये एक सामान्य टॉपिक है। इनको टाइम कम दे थोड़ा सा, क्योंकि ये फटाफट रिवीजन हो जाते हैं। लेकिन जो सिद्धांत है, बराबर प्रश्न आते हैं सिद्धांतों में, व्यवहार में,
उस पर ज़्यादा समय दें। क्यों? क्योंकि वो आपकी ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं है, तो बार बार उनको ज़्यादा समय दें, व्यवहार को थोड़ा सा कम दें। ऐसा नहीं कि व्यवहार पूरे छोड़ दें, जैसे सोशियोलॉजी है, अब समाज की समस्याएं हो, चाहे वर्णाश्रम धर्म है, वो जो जितने भी टॉपिक है वो बहुत आराम से हो जाते हैं। लेकिन जाति, वर्ग, सामाजिक विकास, वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि जिसने वो विषय स्नातक में पढ़ा वो उनके लिए वो ठीक होता है। तो सिद्धांतों पे ज़्यादा समय दें और जो व्यवहारिक भाग है उसको थोड़ा सा कम समय दें, और इस तरह से इसको चलाए रखें। अब 6 घंटे अगर डेली पढ़ते हो ना आप, कुछ बच्चे एक सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, तो उनको लगता है कि मैं 2-2 दिन में एक-एक सब्जेक्ट निपटा सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसा भी कर सकता है। लेकिन एक सब्जेक्ट में बोर भी होते हैं हम कई बार, तो 1 या 2 इस प्रकार से सब्जेक्ट चला सकते हो। 3-3 सब्जेक्ट मत चलाना एक साथ। एक सब्जेक्ट जैसे यूँ है कि भाई आप पब्लिक एड से लेके और पॉलिटिकल साइंस तक आओगे ना, तो 1 महीने में आप काम कर लोगे, ठीक है? अगर ठीक से पढ़ा हुआ है तो। क्योंकि ये चारों सब्जेक्ट मैं बहुत अच्छे से आपको कह सकता हूँ कि अगर आपने रिवीजन करें तो ये चारों सब्जेक्ट 10 दिन के, ठीक है? और बाकी के ये चारों सब्जेक्ट आपके मोटे-मोटे 20 दिन के हैं। तो 1 महीने में इनका सभी का एक बार रिवीजन किया जा सकता है, ठीक है? तो कोशिश ये करो कि आप छोटे सब्जेक्ट जो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2-2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलो, ठीक है? तो क्या होगा कि पब्लिक एड और सोशल एक बड़ा सब्जेक्ट ले लो, एक छोटा ले लो। हिस्ट्री पे ज़्यादा जोर मत दो। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री का अंत नहीं है। तो 4 छोटे सब्जेक्ट इतने मजबूत कर लो कि वहाँ से कोई गलती ना हो। अब पब-एड के साथ में ज्योग्राफी ले लो, फिर जैसे पब-एड पूरा होता है फिर सोशियो ले लो, ज्योग्राफी पूरी हो जाती है तो पॉलिटी ले लो। एक इधर से छोटा, एक इधर से बड़ा, ऐसे लेके चलो इसको। कोशिश करो कि 1 सप्ताह में 2 सब्जेक्ट निपटा दो, तो 4 सप्ताह में 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब पब-एड और इकोनॉमिक्स जैसे ले लिया तो सप्ताह में ये 100% निपट जाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से इसको चलने दो। अगर सप्ताह से पहले निपट जाता है तो और अच्छी बात है। तो इस तरह से इसको लेके चलो कि 2-2 सब्जेक्ट, 3 घंटे इसको दे दो, 2-3 घंटे इसको दे दो, ठीक है? तो 3-3 घंटे दोनों को दोगे तो डेफिनेटली दोनों पूरे होंगे। फिर सोशियोलॉजी के साथ में इकोनॉमिक्स ले लो, फिलॉसफी के साथ में पॉलिटी ले लो, फिर टीचिंग मेथड के साथ में हिस्ट्री ले लो। ऐसे करके आप साप्ताहिक 2-2 सब्जेक्ट निपटाने स्टार्ट करो, तो आप डेफिनेटली 4 सप्ताह में, मतलब 1 महीने में ये सारा कर लोगे, ठीक है? तो इस हिसाब से आज जैसे 14 तारीख है ना, तो अगली 14 तक आप ये 8 सब्जेक्ट एक बार पढ़ लोगे। फिर आपके पास दिन बचेंगे 7। उन 7 दिन में भी आप है वो एक बार कोशिश करो कि हर दिन एक सब्जेक्ट को कर लो, ठीक है? हर दिन एक सब्जेक्ट को, और कोई ऑप्शन नहीं रहता हमारे पास में। तो फटाफट निकालोगे तो छोटे-छोटे सब्जेक्ट तो एक दिन में 2-2 हो जाते हैं फिर तो, ठीक है? और 2-2 3-3 घंटे फर्स्ट पेपर को भी साथ में देते रहो। तो इस हिसाब से आप बैलेंस करिए अभी कि आप कम से कम 1 महीने में 1 बार पूरा सब्जेक्ट और 1 बार पूरा फर्स्ट पेपर कर लो।